गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों आज संडे है और संडे को आज स्पेशल क्लास लगाते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे थे कि सर इडियम्स और फ्रेजेस की क्लास कब से होगी। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास अब स्टार्ट हो गई है। आज 2 दिन मैंने वन वर्ड पे बात की है, आज इडियम एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि आखिर इडियम्स होते क्या हैं। इडियम्स होते क्या हैं, मोस्टली बच्चे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि आखिर इडियम होता क्या है, और अगर इडियम होता भी है कुछ तो उससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, और उनको सीखने का तरीका क्या है, क्वेश्चन में क्या रहेगा तो आंसर में क्या आपको ढूंढना होता है। तो ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज समझते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस होते क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आप यहाँ पे पढ़ोगे इडियम्स। क्या पढ़ोगे? इडियम्स। यहाँ पे आ जाएगा एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। दोस्तों इडियम्स होता क्या है? तो बहुत सारे लोग पढ़ाते समय कह देते हो कि ये फ्रेज है। फ्रेज है तो आखिर वो है क्या? ये इडियम है तो इडियम है क्या? तो मैं ज़रा इसका मतलब समझा रहा हूँ। ये कलर देख रहे हो आप ना, तो ये कलर देख रहे हो, इस वाइट बोर्ड का कलर कैसा है और ये जो मैंने लिखा है इसका कलर कैसा है, ये आप देखो, मैं इसके थ्रू ही समझा रहा हूँ। इडियम्स का मतलब होता है शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन, वर्ड्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका जो मीनिंग होता है वो रियलिस्टिक में नहीं होता है, जो रियलिटी में उसका मतलब वो नहीं होता है, बट उसका मतलब सपोजिशनल होता है। नहीं समझ पाए? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ वास्तविक न होकर क्या होता है, प्रयोजनवश लिया जाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ वास्तविक न होकर प्रयोजनवश लिया जाता है, यानी कि उसका अर्थ हमको एडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको एक डेफिनेशन के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। डेफिनेशन में इंग्लिश पढ़ रहे हो लेकिन हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। शब्दों का एक समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह, जितने भी लोग देख रहे हैं डेली की तरह मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग लिखते भी रहो। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ वास्तविक न होकर प्रयोजनवश लिया जाता है, प्रयोजनवश लिया जाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ वास्तविक न होकर क्या करना पड़ता है, प्रयोजनवश लिया जाता है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? इडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं। ठीक है, अब ज़रा मैं बताता हूँ कि कैसे। अगर सपोज करिए, अगर एक चोर अपने बाकी चोर साथियों को ऐसे कह रहा है कि आज की रात बहुत अंधेरी है, इसका मतलब है कि वो चोर अपने साथियों को डरा नहीं रहा है, बल्कि आज की रात चोरी करने के लिए उपयुक्त है, ऐसा वो बता रहा है। ठीक है, तो शब्दों उसने कहा कुछ और लेकिन मतलब उसका क्या हुआ, कुछ और निकला। अब ज़रा मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस होगा क्या, कैसे फंक्शन करेगा। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल है इन ब्लैक एंड यहाँ पे आ गया वाइट, इन ब्लैक एंड वाइट। अगर ये इडियम है, अगर इसका कोई पूछता है कि इसका मतलब आप ज़रा हमको बता दें, इन ब्लैक एंड वाइट, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इसका मतलब होता है काला और इसका मतलब क्या होता है, गोरा। इसका मतलब होता है गोरा काला, ऐसा नहीं है, लिख दिया गया है, लेकिन ये इडियम्स है और इसका अर्थ जो होता है वास्तविक न होकर क्या होता है, प्रयोजनवश लिया जाता है। इसको हम बोलते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब ज़रा मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा इन, इसका मतलब क्या होता है, इन, और उसके बाद आता है रिटेन, इन रिटेन। इन रिटेन का मतलब होता है लिखित रूप में। किस रूप में?
तो इसका मतलब होता है लिखित रूप में। लिखित रूप में। अब ज़रा मैं आपको समझा दूं लिखित रूप का मतलब क्या है। अगर सपोज करिए मैंने कहा कि इस बोर्ड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं, अगर ये बताओ यहाँ पे क्या है, इसका कलर वाइट है ना, इसका कलर कैसा है, वाइट है, और जो लिखा है मैंने वो क्या है, ब्लैक है ना। तो ये जो सरफेस है ये आपका वाइट है, लेकिन उस पे जो लिखावट है, ये पे जो राइटिंग है वो किस कलर की है, ब्लैक कलर की है ना। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। ठीक है, आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग, आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम यू इन ब्लैक एंड वाइट, यानी मुझे आपसे हर चीज़ गोरे काले में नहीं चाहिए, हमको लिखित रूप में चाहिए, हमको लिखित रूप में चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसका अर्थ वास्तविक नहीं होता है बल्कि प्रयोजनवश लिया जाता है। समझ गए। अब ज़रा मैं एक देसी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। सपोज करिए आपके पेरेंट्स कभी अगर गुस्सा होते होंगे तो बोलते होंगे कि मार के लाल पीला कर दूंगा। ठीक है, बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि वो भी एक इडियम है, मारने से कोई लाल और पीला नहीं होता है। अगर ये इसका इडियम मैं लिखूँ कि इन, उसके बाद आ गया इन ब्लैक एंड ब्लू, इन ब्लैक एंड यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, ब्लू, इन ब्लैक एंड ब्लू। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब काला नीला नहीं होता है, इसका मतलब होता है बुरी तरीके से पीटना। इसका मतलब होता है बीट, बीट, और उसके बाद आ गया बैडली, बीट बैडली। अब इसका मतलब हो गया काला और नीला। अगर आप समझोगे तो फिर वहाँ पे गलती करोगे। आपका यहाँ पे मतलब क्या होगा, बीट बैडली, इसका मतलब होगा दोस्तों बुरी तरह से पीटना। क्या होता है, बुरी तरह से पीटना। ठीक है, तो ये आपका एक इडियम है जिसका अर्थ जो होता है वो वास्तविक नहीं होता है बल्कि प्रयोजनवश दिया जाता है, इमेजिनेटिव होता है इसका मतलब। समझ में आ रहा है। तो इडियम क्या होता है मैं एक बार और बता दूं। इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जनरली बहुत कम लोगों को याद होता है और यही सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस पे थोड़ा कायदे से आप अटेंशन करिए, जितना रोज़ देते हैं, ठीक है, उतना उससे भी ज़्यादा आपको मेहनत करना है, क्योंकि एक एक वर्ड ये आपके लिए नया है। नाउन प्रोनाउन तो जनरली लगभग हर इंसान कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, ठीक है, फिर भी उसमें फैक्ट्स आते हैं, गलती हो जाती है, लेकिन ये जनरली बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसको बहुत कायदे से एकदम नोट्स बनाइए। इडियम्स एंड फ्रेजेस शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ वास्तविक ना होकर प्रयोजनवश लिया जाता है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने कॉपी पे लिख रहे होंगे। और संडे की ये क्लास है, थोड़ी सी बड़ी होगी, बड़ी होने से परेशान नहीं होइएगा। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, इसको लिख डालिए। लिखने के बाद मैं वापस आता हूँ, तब आपको बाकी का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ। ठीक है, जल्दी करेंगे। जल्दी करेंगे, चलिए। अगर हो गया, अगर इडियम्स एंड फ्रेजेस का डेफिनेशन अगर आप लोगों ने लिख लिया, तो अब ज़रा हम नेक्स्ट क्लास पे आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ। अब अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको क्या ढूंढना है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। उसका हिंदी में मतलब तो बताऊँगा ही, क्वेश्चन अगर आता है तो उसका आंसर आप एग्ज़ाम में कैसे दोगे ये भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितने सारे लोग हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे इडियम लिखा है, अगर सपोज करो कि इसको मैं डस्ट कर देता हूँ और मैंने कहा कि ये वाला क्वेश्चन में रहेगा, तो ये वाला किस में रहेगा, ये वाला आपका आंसर होगा। यानी राइट वाला आपका आंसर है और इसका लेफ्ट वाला आपका क्या है, क्वेश्चन है। समझ रहे हैं। अब ज़रा क्वेश्चन कैसे आएगा और आप उसको कैसे बताओगे, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। ठीक है, हिंदी भी साथ में लिखते चलिएगा, जितने सारे लोग हैं लिखते चलें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। लिया जाए कि कम से कम 20 क्वेश्चन हो प्रतिदिन। 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों को मिले तो बहुत अच्छी बात होगी। अब दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट दोस्तों, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। क्या होता है, कथन। और स्वीप करना मतलब होता है बहारना। जिससे जैसे झाड़ू मारते हैं, आप झाड़ू मारते हैं तो सब कुछ करके उस पर झाड़ू मार दीजिए, फिर बेकार हो गया। इसका मतलब है कि स्वीपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका कोई आधार नहीं हो, निराधार कथन, थॉटलेस, विचारहीन कथन। एक ऐसा हमारे द्वारा बोला गया एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा कथन जो आधारहीन है, बेबुनियाद है, एकदम गलत है, उसका कोई बेस नहीं है, वो किसी एंगल से देखने पे वो करेक्ट नहीं हो सकता है।
यानी ये जो स्वीपिंग स्टेटमेंट होता है उसका जो एडियम्स, ये एडियम्स हो गया तो उसका फ्रेज होगा थॉटलेस स्टेटमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों विचारहीन कथन। क्या होता है? इसका मतलब होता है विचारहीन कथन, यानी ऐसा कथन जो विचार करने के योग्य भी नहीं है, ऐसे कथन को बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। और इसका आंसर किस में जाएगा? इसका आंसर जाएगा फ्रेजेस में, जिसका मतलब होगा थॉटलेस स्टेटमेंट। और हिंदी में क्या होगा इसका मतलब? विचारहीन कथन। ठीक है। दूसरा, ऑल एट सी। ऑल एट सी, सी का मतलब होता है दोस्तों सागर। क्या होता है? इसका मतलब होता है सागर। ऑल का मतलब सभी, यानी आप जहां कहीं भी देख रहे हो आपको कहीं कोई किनारा नहीं नजर आ रहा है, दूर दूर तक। सपोज करो अगर आप समुद्र में चले गए हो, आपको दूर दूर तक कोई किनारा नहीं नजर आ रहा हो कि मुझे कहाँ रुकना है, मुझे किस किनारे पहुंचना है, दैट मीन्स यू आर इन ट्रबल। यू आर इन ट्रबल, आप मुसीबत में हैं, आप मुसीबत में हैं, प्रॉब्लम में हैं। तो ऑल एट सी का मतलब होता है दोस्तों पजल्ड। और पजल्ड का मतलब क्या होता है? पजल्ड का मतलब होता है परेशान। क्या होता है? परेशान। पहेली, ऐसी पहेली जिसका सलूशन आपके पास ना हो, ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं ऑल एट सी। इसका मतलब होता है पजल्ड, पहेली, परेशान। ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आता है तीसरा, आराम से इसका मतलब समझते जाइए तब आप समझ पाएंगे। एनफ रोप। एनफ रोप का मतलब होता है दोस्तों रस्सी, पर्याप्त। इसका मतलब है कि सपोज करिए कि कोई गाय होती है, कोई बैल होता है, कोई भी भेड़ बकरी होती है, अगर उसको खूंटे से अगर बांध देंगे तो उसका लिमिटेड दायरा दिया जाता है कि उसको कहाँ तक जाना है। लेकिन अगर एक बड़ी सी रस्सी दे दिया जाए तो कहीं तक चली जाएगी, उसका कोई दायरा नहीं होगा। इसका मतलब काम करने की उसको बहुत सारी आज़ादी दे दी गई, मूव करने की उसको बहुत सारी आज़ादी दे दी गई। इसका मतलब है कि एनफ रोप का मतलब होता है एनफ फ्रीडम, यानी आपको पर्याप्त आज़ादी मिल गई हो, ठीक है, फॉर एक्शन, यानी कार्य करने की आज़ादी, कार्य करने की आज़ादी। एनफ फ्रीडम का मतलब होगा दोस्तों कार्य करने की, कार्य करने की आज़ादी। यानी आप जो करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको एनफ रोप यानी कि उतनी आपको छूट दी गई है कि आप जो चाहे वो क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब ज़रा आते हैं 4 नंबर पे, बाई फिट्स एंड स्टार्ट। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है दोस्तों वह बच्चा, वह विद्यार्थी, वह इंसान जो शुरुआत करता है लेकिन उसकी शुरुआत बीच में टूट जाती है, और जब शुरुआत उसकी टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ब्रेक के बाद कहता है कि चलो इस बार मैं शुरू से पढ़ूंगा, इस बार मैं जीरो से पढ़ूंगा, पूरा पढ़ूंगा। फिर वो शुरू करता है, करता भी है, स्टार्ट भी अच्छा लेता है, लेकिन फिर जाके वो दम तोड़ देता है और फिर से छोड़ के फिर से नई स्टार्ट। हर साल वो नई शुरुआत करता है लेकिन कभी वो पहुँचता नहीं है। इसका मतलब है वो इरेगुलर है। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलरली। इरेगुलरली का मतलब होता है दोस्तों अनियमित रूप से, ठीक है, अनियमितता पूर्ण, अनियमितता पूर्ण, यानी जिसमें कोई क्या हो, रेगुलरिटी ना हो। कोई भी काम शुरू करके छोड़ेगा और उसको छोड़ने के बाद फिर शुरू करेगा, तो रुक रुक के शुरू करना, रुक यानी काम को छोड़ के फिर शुरुआत करना, ये बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है। अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसका मतलब लुक डाउन अपान। इसका मतलब होता है दोस्तों लुक डाउन अपान का मतलब होता है किसी को छोटा देखना, मतलब किसी को अपने आप से छोटा मानना, उसको नीचा मानना, हीन मानना, उसको इग्नोर कर देना, उसको लाइफ में इग्नोर कर देना। इसका मतलब होता है उससे नफरत करना। नफरत करना वो भी कैसे? अपने आप से नहीं, जानबूझकर किसी से नफरत करना। ऐसे एडियम्स को हम बोलते हैं लुक डाउन अपान। इसका मतलब होता है हेट। इंटेंशनली का मतलब होता है, ठीक है, इंटेंशन का मतलब इरादतन। क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों इरादतन, ठीक है, नफरत करना चाहे घृणा करना, ठीक है। किसी से नफरत अपने आप हो जाती है, किसी से मोहब्बत अपने आप हो जाती है, लेकिन नफरत जानबूझ के भी की जा सकती है। जिसको मैं नहीं जानता हूँ उसके प्रति भी मेरे अंदर क्या है? नफरत है, जबकि मैं उसको जानता नहीं हूँ, दूर दूर तक मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। चलिए अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। दोस्तों फ्लॉग करना मतलब होता है घोड़े को दौड़ाना। अगर मरा हुआ घोड़ा है और आप उससे मेहनत कर रहे हो, उसके शरीर की मालिश कर रहे हो कि अब ये उठेगा और फिर जाके दौड़ेगा, तो ये
पिक्चर में काम करने वाला कोई अभिनेता नहीं है जो गोली लगने के बावजूद भी, मरने के बाद भी फिर से क्या हो जाएगा, जाग जाएगा और सबको बचा लेगा। मरे हुए घोड़े की सेवा करके फ्लॉगिंग करना, इसका मतलब है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम, नथिंग एल्स। यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम एक्सेप्ट नथिंग एल्स। आप अपना केवल समय बर्बाद कर रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों वेस्टिंग टाइम। और वेस्टिंग टाइम का मतलब होता है समय व्यर्थ करना। समय क्या करना, समय व्यर्थ करना। अगर आप समय को व्यर्थ करना चाहते हैं तो ज़रूर क्या करिए, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स इसका मतलब है यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूएबल टाइम, ठीक है। वेस्टिंग टाइम, और किस पे वेस्ट कर रहे हैं, फॉर यूजलेस थिंग। आप यहाँ पे लिख सकते थे फॉर यूजलेस थिंग्स, बेकार चीज़ों के लिए अपनी एनर्जी को क्या करना, जाया करना, खराब करना, उसको बोलते हैं वेस्टिंग ऑफ टाइम, फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स। ये कॉन्सेप्ट, ये 6 क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा कि आपको कम से कम 20+ क्वेश्चन करा के दूँ ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने आज कुछ सीखा है। दोस्तों ये बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, और अगर पहली बार पढ़ रहे हैं इसका मतलब है यू हैव टू बी केयरफुल। आपको और ज़्यादा केयरफुल होना है और इसको एक एक करके लिख डालना है। एक बार में नहीं समझ में आएगा, इसको 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपको क्या होने लगेंगी, क्लियर होने लगेंगी, विजिबल होने लगेंगी आपके लिए, माइंड के लिए। आंखों से दिख रहा होगा अभी, लेकिन माइंड के लिए विजिबल तब होंगी जब आपको उसको 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ेंगे तब, ठीक है। मैं 5 सेकंड का फिर से टाइम लूँगा और चाहूँगा कि लिखते रहिए, और एक बार इस सेशन को, इस बार इस क्लास के लाइव सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आएँ और जुड़ें और एक क्लास अच्छी बने, ठीक है। 5 सेकेंड। चलिए, हो गया। चलिए दोस्तों, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने लिख लिया है तो अब ज़रा हम आते हैं 7वें पे। 6 एडियम्स हो चुके हैं। ये अगर क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर है, आप लोग को पता है, ठीक है। अब ज़रा आगे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों अंडर, क्या आ गया, अंडर ए, और उसके बाद आ गया क्लाउड। क्लाउड का मतलब होता है दोस्तों बादल। क्या होता है, बादल। अगर मैं बोलूँ कि अगर आकाश है और आकाश के नीचे बादल आ गया, तो बादल के ऊपर क्या है, हमको तो दिखेगा नहीं। आप सपोज करिए कि अगर आकाश में बादल लग जाते हैं तो हम चाह के भी उसको देख नहीं पाते हैं, नहीं देख पाते हैं ना। इसका मतलब है कि हम वी हैव डाउट टू सी बियॉन्ड द क्लाउड्स। हम बादलों के बाहर भी देख सकते हैं, हम हमारे क्या कहता है, डाउट रहता है, हम नहीं देख पाते हैं। वी कांट एबल टू सी बियॉन्ड द क्लाउड्स, नहीं देख पाएंगे। वही क्वेश्चन है कि अंडर ए क्लाउड, इसका मतलब बादल के नीचे। इसका मतलब क्या है, बादल के नीचे का मतलब बारिश नहीं होने वाली है। किसी का यार नहीं हंस रहा है कि उसको बारिश की जाए और हम आदेश दे रहे हैं कि बारिश की जाए। यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे अंडर ए क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन। सस्पिशन का मतलब होता है शंका। क्या होता है, शंका। इसका मतलब होता है संदेह। क्या होता है, संदेह। अगर इफ वी हैव कंफ्यूजन टुवर्ड्स एनीथिंग, अगर हमारे मन में किसी चीज को लेके डाउट है, दैट मीन्स द क्वेश्चन इज अंडर अ क्लाउड। वी आर इन अंडर ए क्लाउड। इसका मतलब है कि हमारे मन में क्या है, डाउट है, संदेह है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या बनाया गया है, अंडर सस्पिशन बनाया गया है। अब जरा यहाँ पे लिखा गया है प्लेड हैवक। प्लेड हैवक का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, और आपको ध्यान से देखना होगा तभी मज़ा आएगा करने में। प्लेड हैवक का मतलब होता है किसी के विनाश का कारण बनना। किसी के विनाश का कारण बनना, रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन, काज ऑफ डिस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, विनाश का कारण बनना, यानी बर्बादी का कारण बनना। किसका कारण बनना, तो इसका मतलब होगा दोस्तों बर्बादी का कारण बनना। बर्बादी का कारण बनना, किसी वजह से, आपकी वजह से अगर किसी की लाइफ स्पॉइल हो जाती है, ठीक है, कोई बहुत सारे लॉस में डूब जाता है, तो उसको बोलते हैं प्लेड हैवक। का मतलब होता है काज डिस्ट्रक्शन, यानी कि बर्बादी का कारण होना। फेयर एंड स्क्वायर, एक ऐसा आदमी, ठीक है, एक ऐसा आदमी जो साफ सुथरी छवि का हो। फेयर एंड स्क्वायर ये बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों ईमानदार। क्या होता है, ईमानदार। अगर मैं बोलूं कि महात्मा गांधी इज
महात्मा गांधी वॉज, है नहीं अभी, अमर है। महात्मा गांधी वॉज ए फेयर एंड स्क्वायर मैन। महात्मा गांधी वॉज ए फेयर एंड स्क्वायर पर्सन। इसका मतलब क्या है? महात्मा गांधी वॉज ए ऑनेस्ट पर्सन। महात्मा गांधी क्या थे? ऑनेस्ट पर्सन थे, यानी कि ईमानदार व्यक्ति थे। महात्मा गांधी वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, तो फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट, ईमानदार। अब जरा क्वेश्चन आ गया, व्हाइट एलिफेंट, ए व्हाइट एलिफेंट। एलिफेंट का मतलब हाथी, व्हाइट का मतलब सफ़ेद। इसका मतलब होता है दोस्तों, ए व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है आप अपने कलर की यानी कि ब्लैक कलर की हाथी आप कहीं पे देख सकते हो, आसानी से देखने को मिल जाएगा, बट व्हाइट एलिफेंट कम मिलेगा आपको, व्हाइट एलिफेंट कम मिलेगा। इसका मतलब बेशकीमती चीज़ों पर अधिकार रखना, ऐसी कोई चीज़ जो हर जगह उपलब्ध ना हो, उसकी कोई भी कीमत ना हो, प्राइसलेस हो, ऐसी चीज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ए वाइट एलिफेंट का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है कॉस्टली पोसेशन, यानी कीमती चीज़ों पर अधिकार रखना, कीमती चीज़ों पर अधिकार रखना, कीमती चीज़ों पर अधिकार रखना, यानी कि कीमती चीज़ों पर अधिकार होना। ए वाइट एलिफेंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बार बार का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब ज़रा आते हैं दोस्तों, ठीक है, अगले पे। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर हम 11 की बात करें, ठीक है, आउट एंड आउट, अगर मैं बोलूँ कि अगर 100 मार्क्स का अगर टेस्ट लिया जाए और आपका उसमें आउट ऑफ 100 आ गया, 100 आउट ऑफ 100, इसका मतलब है कि जितने नंबर का पेपर है उतना ही मार्क्स, यानी कि जितने मार्क्स का पेपर है उतना ही मार्क्स आपने गेन कर लिया। इसका मतलब है आउट एंड आउट। आउट का मतलब होता है पूरा, क्या होता है? पूरा, यानी कि जितना है उसमें पूरा का पूरा। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है पूरा। जितना है, अगर 50 है तो 50 से 50 नंबर पा गए, 25 नंबर का है तो 25 से 25 पा गए, 100 है तो 100 में 100 पा गए। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द कफ। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द कफ का मतलब होता है, ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। अगर सपोज करिए कोई काम आप कर रहे हो और उस काम का क्रेडिट आपको मिलता है, द क्रेडिट गोज टू। अगर आप सपोज करो कोई भी ऐसा काम कर रहे हो और काम करने के बाद आपको सक्सेस मिलती है, तो आदमी बोलता है द क्रेडिट गोज टू, यानी जो क्रेडिट है, जो पूरा मेन लीडर है, ठीक है, उसको जाता है क्रेडिट। तो उसका ऑन द कफ का मतलब होता है क्रेडिट। क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, मतलब क्रेडिट का मतलब आप जानते ही होंगे कि क्रेडिट का मतलब इज्जत बढ़ जाना। ठीक है, पूरा श्रेय क्या होता है? इसका हिंदी में मतलब होता है श्रेय देना। क्या करना होता है? श्रेय देना। अगर कोई काम हो रहा है, अगर हम मैच जीत गए तो विजय का जो श्रेय है वो किसको जाना चाहिए? ठीक है, तो वही है ऑन द कफ। अब ज़रा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, डज नॉट होल्ड वाटर। दोस्तों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डज नॉट होल्ड वाटर, पानी को कोई रोक नहीं सकता है। मैं बोलूँ कि मैं समुद्र को रोक लूँगा, मैं नदी को रोक लूँगा, मैं नालों को रोक लूँगा, मैं नहरों को रोक लूँगा, तो ये बस का नहीं है। वी आवर पावर, ठीक है, इट्स नॉट बियॉन्ड द नेचर। हमारी जो शक्तियाँ हैं वो नेचर के बाहर नहीं हैं। हम लोग जो कुछ भी हैं इस प्रकृति के एहसान पे हैं, प्रकृति के चलते हैं। इसलिए कांट होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जिस पर भरोसा न किया जा सके। ऐसी चीज़ जिस पर भरोसा न किया जा सके उसको बोलते हैं डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब होता है कांट बी बिलीव्ड। इसका मतलब होता है दोस्तों अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय। और अविश्वसनीय जिसका मतलब है जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है जैसे कभी कभी। आप लोगों ने गाना सुना होगा, पुराने ज़माने की पिक्चर का है। आप लोग तो नए ज़माने के हैं तो ये सब सुनेंगे नहीं। आप लोगों को तो जिमी पेप्सी चाहिए, हिप हॉप चाहिए। लेकिन पहले के ज़माने में जैसे हम लोग का ज़माना हुआ करता था, ठीक है, मौका मिलेगा तो बता देंगे। लेकिन आजकल बच्चों ने इस थ्योरी को पूरा का पूरा ठीक है मॉडर्नाइज कर दिया है, रिनोवेट कर दिया है। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। ये गाना बदल चुका है, अब दूसरा आ चुका है। जो बच्चे जानते होंगे वो अब आप समझ रहे होंगे। लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो हम परीक्षा में पास हो जाएंगे। इतना गट्स आप लोगों के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, क्वेश्चन नंबर जो 14 है ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, ओकेजनली। इसका मतलब होता है अवसर पर। क्या होता है? अवसर। अगर जब भी आपको मौका मिले, जब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे,
ठीक है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, हमको कितनी अंग्रेजी आती है गुरुजी, ऐसे आप लोग बना सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ओकेजनली, यानी कि अवसर अवसर पर, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, तो बीच में पता नहीं क्या करता है, मेरे को नहीं पता है, लेकिन कभी कभी वाला काम मेरे को मालूम है। इसलिए आप भी इसको कायदे से लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी पढ़ी हुई चीज़ें ही कभी परीक्षा में आ जाती हैं। इसलिए आपको एक एक चीज़ कायदे से नोट करना है, उसको समझना है। 5 सेकंड का मैं फिर टाइम दे रहा हूँ और 5 सेकंड का टाइम दूंगा और फिर इसके अगले कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा। तब तक वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए। जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भैया सब्सक्राइब तो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। प्रतिदिन आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी और कायदे से मिलेंगी। फाउंडेशन का मतलब होता है एक एक चीज़ें आपको तैयार करके देना, ठीक है। चलिए 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। चलिए, हो गया? अगर हो गया तो अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने इस सेशन के अंतिम पड़ाव में, और अंतिम पड़ाव में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अब ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 क्या कहता है? 15 क्वेश्चन नंबर कहता है ए विल्ड, ठीक है, गूस चेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ए विल्ड गूस चेज का मतलब होता है एक ऐसी चेज करना, मतलब पीछा करना, यात्रा करना, कोई काम करना, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा काम जिसका कोई अर्थ ना निकले, बेकार काम, ऐसा काम जिसको करने में आपकी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उस काम का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं ए विल्ड गूस चेज। इसका मतलब फुटाइल सर्च, एक ऐसी खोज, एक ऐसा काम जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फुटाइल सर्च। इसका मतलब होता है निरर्थक कार्य। कौन सा कार्य? इसको बोलते हैं दोस्तों निरर्थक कार्य। ऐसा कार्य जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसको करने से कोई किसी को लाभ नहीं है, ऐसे चीज़ों को बोलते हैं ए विल्ड गूस चेज। अब ज़रा बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 है इन ए टाइट कॉर्नर। कॉर्नर का मतलब कोना। सपोज करिए कि आपको किसी ने जकड़ लिया है, आपको किसी ने पकड़ लिया है। इसका मतलब है, अगर सपोज करो एक बॉल ले लो और अपने इस पंजे में उसको पकड़ लो। अगर पकड़ लोगे, इसका मतलब है कि उस पर पकड़ आपकी मजबूत होगी, लेकिन 2 बॉल अगर पकड़ लोगे तो उस पर आपकी पकड़ मजबूत नहीं होगी। तो इसका मतलब होता है इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन। इसका मतलब है आप किसी मुसीबत में हैं। क्या है? तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों मुसीबत में होना। किस में होना? मुसीबत में होना। मुसीबत में होना यानी आप अगर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, इफ़ यू आर इन प्रॉब्लम देन वी कैन कॉल इट इन अ टाइट कॉर्नर, और इन अ टाइट कॉर्नर दैट मीन्स इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17, गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, तो प्लेस याद रखिएगा, एक कोई अगर प्लेस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाता है। जाता कौन है? जो इंसान टैलेंटेड होता है, जो इंसान सक्सेसफुल होता है, उसको आप क्या बोलते हो? गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस, वो इंसान कहीं पे जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, बिकॉज दैट पर्सन इज टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल, क्योंकि वो टैलेंटेड और सक्सेसफुल है। तो गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। इसका मतलब होता है योग्य और सफल, ठीक है, योग्य और सफल। इसको मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। आप लोग लिख भी सकते हैं योग्य एंड इसको आप क्या बोल सकते हो? सफल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा छोटा है, ये क्वेश्चन देखने में छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें। जैसे आप लोगों ने अगर श्रीफल अगर खाया होगा तो ऊपर से बड़ा सॉलिड रहता है, ऊपर से बड़ा सॉलिड रहता है, लेकिन नीचे क्या होता है? बड़ा ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। ऐसा आदमी जो ऊपर से बड़ा ही कठोर हो लेकिन अंदर से उसका जो हृदय हो वो मतलब कोमल ना हो, स्ट्रिक्ट ही हो। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट आदमी। स्ट्रिक्ट आदमी का मतलब होता है कठोर इंसान, और कठोर का इंसान का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी जिसको डिसिप्लिन पसंद हो, ऐसा आदमी जो हर चीज़ को सीक्वेंस में चाहता हो, ठीक है, उसको आप बोलते हो, ठीक है, कठोर आदमी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर। अब ज़रा यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 19, बहुत ही मस्त सवाल है, टूक टू हिल्स। अगर आपसे कोई पूछे कि लड़कियाँ जो चप्पल पहनती हैं हिल वाला,
लड़कियां जो हिल वाला चप्पल पहनती हैं उसको हिल बोलते हैं या क्या बोलते हैं। तो आपको एक हनी सिंह याद होंगे सिंगर, उनका एक गाना आया था, माना ये सारी तेरी हाई हिल्स की गलती है। तो उसकी स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। हाई हिल्स होता है तो हिल्स का स्पेलिंग होता है HEELS। HILLS कर लेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा चोटी, पहाड़ों की चोटी। चोटी पे भी खैर गाना बन चुका है, लेकिन हमको आज उससे मतलब नहीं है। टुक टू हिल्स, ठीक है, टुक टू हिल्स इसका मतलब होता है भाग जाना। रनवे इन फियर्स, डर के मारे भाग जाना। अगर लड़ाई लगी है और आपके अंदर डर क्या है, आपके अंदर डर कूट कूट के भरा है, आपके अंदर डर कूट कूट के भरा है और अपने दुश्मन को देखते ही आपने आओ दिखाना ताओ और अपना बंदूक लेकर क्या हो गए, भाग गए, बंदूक लेकर भाग गए। तो ऐसे इंसान को क्या कहते हैं, ऐसे इंसान को कहते हैं टुक टू हिल्स। इसका मतलब है कि रनवे इन फियर, इसका मतलब होता है डर से भागना, ठीक है, डर के कारण भागना। किसके कारण भागना, डर के कारण भागना, ठीक है। ऐसे लोगों की संख्या इस समय बहुत हो गई है, ठीक है। अब जरा चलिए, अब जरा आ गया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। टू कीप अप, टू कीप अप का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आपके पास सेलफोन है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन डेली उनसे बात नहीं होती होगी। कभी कभी मैसेज भेज दिया कि हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, हे ड्यूड, हे ड्यूड व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, व्हाट्सएप से व्हाट्सएप बोलते होंगे। तो टच में रहना, संपर्क में रहना, ठीक है। टू टेकअप का मतलब होता है, टू कीप अप का मतलब होता है संपर्क में रहना। क्या होता है, इसका मतलब होता है संपर्क में, और उसके बाद क्या होता है, रहना। अब जरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आज का ये कौन सा क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। टू स्टार्व ऑफ का मतलब होता है, स्टार्व का मतलब भूखा रखना। इसका मतलब है किसी को भूख लगी है, खाना दो, लेकिन कोई रोक दे कि नहीं अभी इसको रहने दो, अभी इसको भोजन देने की ज़रूरत नहीं है, अभी इसको खाना डिनर लंच देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ब्रेकफास्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि होल्ड पे रखो, इसका मतलब है कि पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन का करना मतलब होता है स्थगित करना। क्या करना होता है, स्थगित करना। समझ में आ गया दोस्तों। तो स्थगित करना। आज आप लोगों ने इडियम का कॉन्सेप्ट सीखा और बड़े ही अच्छे से सीखा होगा। 21 इडियम्स मैंने करा दिए हैं। लेफ्ट वाला जो भी लिखा गया है ये क्या है, क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये भी यही दे दे और यही पूछ दे। तो दोनों में से कोई भी इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है और आंसर देना अब हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, संडे था इसलिए थोड़ी सी क्लास बड़ी हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे और मैं बढ़ा दूंगा। 1-1.5 महीने बाद मैं इस क्लास की लेंथ को 1 घंटा प्लस कर दूंगा, क्योंकि कंप्लीट लाइव रहूँगा मैं, ठीक है। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी पेज को लिख के कलरफुल होना चाहिए दोस्तों, कलरफुल होना चाहिए। कलरफुल अगर होगा तभी जाके बात बनेगी, तभी वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी आपको, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है और मन को समझाना बहुत ही क्या होता है, कठिन काम होता है, ठीक है। तो चलिए आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास स्टॉप करता हूँ, मिलूँगा कल, ठीक है, फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड नाइट।